moving India to the new growth trajectory. This is the second part of the reading by Rakesh Mohan. तो हम आज सबसे पहले देखते हैं कि 3 से 8 के बीच में क्या फैक्टर्स थे जो इस पीरियड को गोल्डन एरा फॉर ग्रोथ कहा जाता है इंडियन इकोनॉमी के लिए। ऐसा क्या हुआ था जिनकी वजह से जो ग्रोथ था इस पीरियड में वो सबसे ज्यादा अभी तक पाया गया। देखिए, पहले तो कुछ रीजंस हैं ही ये कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थे उसमें बहुत सारे रिस्ट्रक्चरिंग मेजर्स हुए थे पिछले सालों में, जैसे 1997 से 2003 के बीच में। डोमेस्टिक नॉमिनल एंड रियल इंटरेस्ट रेट कम हुआ था। अगर आपका उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती है, ठीक है। फिजिकल कंसोलिडेशन हुआ, ग्लोबल डिमांड बहुत ज्यादा थी। ये सारी चीजों ने एक साथ कंट्रीब्यूट करा था 2003 से 8 के बीच में, ये बताते हुए कि ग्रोथ क्यों हुआ इस पीरियड में सबसे ज्यादा। 3 मेन रीजंस बताए राकेश मोहन जी ने। उन्होंने कहा एक तो फिजिकल डेफिसिट कम हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ हम ये देखते हैं। जो मॉनेटरी मैनेजमेंट था वो इम्प्रूव्ड हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुई इस पीरियड में। और ये 3 मुख्य कारण थे जिनकी वजह से ग्रोथ इस पीरियड में सबसे ज्यादा देखने को मिली। वो ये कहते हैं कि अगर आप फिजिकल डेफिसिट को देखें तो बहुत ही प्रोग्रेसिव रिडक्शन था फिजिकल डेफिसिट में इस पीरियड, इस पूरे के पूरे पीरियड में। और उस फिजिकल डेफिसिट के कम होने की वजह से गवर्नमेंट की बोरोइंग्स भी कम। तो जब फिजिकल डेफिसिट कम हुआ, गवर्नमेंट ने कम बोरो करना स्टार्ट करा, तो वो रिसोर्सेज जो कि गवर्नमेंट को जा रहे थे वो रिसोर्सेज अब प्राइवेट सेक्टर को जा रहे हैं। सो प्राइवेट सेक्टर के पास अब वो रिसोर्सेज आए और इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर की बढ़ी। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर आप ये देखें तो ग्रॉस टैक्स टू जीडीपी रेशियो कंट्री का इंप्रूव हुआ इस पूरे के पीरियड, उस पूरे पीरियड के दौरान। तो गवर्नमेंट की अपनी इनकम ही हो रही थी, तो गवर्नमेंट को बोरो करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, ये बात है। फिर उन्होंने कहा कि यह वो पीरियड भी था जिसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी कम हुआ, क्योंकि सब्सिडीज इस पीरियड में कम से कम हो रही थी, उनको कम करा जा रहा था। इनकम बढ़ रही है, सब्सिडीज कम हो रही है, फिजिकल डेफिसिट कम हो रहा है, गवर्नमेंट को बोरो करने की कम जरूरत पड़ रही है। सब अच्छी चीजें हो रही थी जिनकी वजह से जो पीरियड का जो ग्रोथ रेट था वो बहुत ज्यादा था। पब्लिक और प्राइवेट कॉर्पोरेट सेविंग्स जो थी वो दोनों का जो सेविंग्स रेट था वो बढ़ा था। उसने ओवरऑल सेविंग्स रेट को बढ़ाया था। और जहां तक हाउस होल्ड सेविंग्स रेट की बात थी वो बहुत स्टेबल था। स्टेबल हाउस होल्ड सेविंग्स रेट and increase in the public and the private savings rate increase the overall savings rate in the economy. सेविंग्स रेट बढ़ेगा तो इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज रहेंगी, उन रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करा जा सकता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ग्रोथ होगी इकोनॉमी में। यही हुआ इकोनॉमी। मॉनेटरी मैनेजमेंट जो था वो इम्प्रूव रहा इस पूरे पीरियड के दौरान। और इम्प्रूव रहा किस पैमाने पे कहा जा रहा है, इन्फ्लेशन कंटेन रहा, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड रहा। हालांकि कंट्री में कैपिटल इनफ्लोज हो रहे थे, तो जनरली जब कैपिटल इनफ्लोज होंगे तो आपकी चीजों की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी मॉनेटरी मैनेजमेंट इस तरह से था कि जो हमारा इन्फ्लेशन का जो इंक्रीज था वो बहुत ज्यादा नहीं। हालांकि इस पीरियड के दौरान ग्लोबल इन्फ्लेशन ज्यादा था, ओवरऑल इंक्रीज इन डिमांड था, लेकिन हमारी कंट्री का जो इन्फ्लेशन था वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं था पिछले पीरियड के कंपैरिजन में। जो एमएसपी की पॉलिसी भी थी, राकेश मोहन जी कहते हैं कि जो भी इंक्रीज इन एमएसपी करा गया जिन भी की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए इस पीरियड के दौरान, वो डब्ल्यूपीआई से कम था, मतलब होलसेल मार्केट प्राइसेस से कम था। तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा। तो जो गवर्नमेंट की जो एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी थी वो भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए थी, ठीक है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अच्छा, एसेट क्वालिटी और एफिशिएंसी इंडिकेटर्स ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर ये भी इंप्रूव हुए। बड़े बड़े
तौर पे ये कहा गया कि मॉनेटरी सेक्टर ठीक से काम करा इस पूरे के पूरे पीरियड में। फिस्कल सेक्टर में इससे जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो बढ़ा, बोरोविंग्स हमारी कम हुई, सब्सिडीज हमारे को कम देने पड़े, इनकम हमारी बढ़ी बिकॉज हमारे टैक्सेस बढ़ रहे थे, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो ट्रेड में, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी होती है, यही देखने को भी मिला। तो सिर्फ पब्लिक ही नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा इस पूरे के पूरे पीरियड के अंदर। और राकेश मोहन जी कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वाज आल्सो स्टेप अप बाय 1% ऑफ जीडीपी, बाय अबाउट 1% ऑफ जीडीपी। जितना भी रहा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वो इस पीरियड के दौरान 1% से भी ज्यादा, 1% ऑफ जीडीपी से ज्यादा। और यह इंक्रीज सिर्फ पब्लिक इन्वेस्टमेंट में नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी देखने को मिला। रोड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ, हालांकि रेलवेज का शेयर इन टोटल जीडीपी रिमेन मोर और लेस सेम, बट रोड्स में इन्वेस्टमेंट। और जब आप इंप्रूवमेंट्स करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में तो उसका सीधे सीधे तौर पे जो हमारे को फायदा मिलता है वह ट्रेड में, मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ोतरी में देखने को मिलता है, और ये हमारे को दिखा। तो ये कुछ रीजंस थे इस गोल्डन एरा में कि क्या वो रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ पूरे पीरियड। फिर वो कहते हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं डिसेलरेशन ऑफ ग्रोथ के ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड 2012 टू 18। ये कौन सा वाला पीरियड था? ठीक है, वो ये कहते हैं कि मॉनेटरी टाइटनिंग करी गई, और वो मॉनेटरी टाइटनिंग इसलिए करी गई थी कि भैया लोगों के पास कम पैसा होगा, डिमांड कम बढ़ेगी, इन्फ्लेशन कम होगा, राइट। सो लेकिन बहुत ज्यादा असर इन्फ्लेशन पे नहीं पड़ पाया, क्योंकि जो फूड आइटम्स का इन्फ्लेशन था वो अभी भी बढ़ रहा। अब फूड आइटम्स पे तो भैया अगर प्राइसेस ज्यादा भी होंगे तो भी लोग उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो इट वाज अ लेस इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। अच्छा, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस थे, अगर आप पिछले पीरियड में देखें, जो गोल्डन एरा के अंदर देखें, तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस थे वो डब्ल्यूपीआई से कम बढ़ रहे थे, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन में कम इजाफा था। लेकिन यहाँ पे इस पीरियड में 2012 से 18 के पीरियड में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे जो एमएसपी दिया जाता है, वो राकेश मोहन जी कहते हैं कि इट increased faster than WPI. This also led to an increase in inflation. So these first 2 points, they're telling you कि भैया इन्फ्लेशन बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा तो ग्रोथ के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट आया। अच्छा, आप अगर इस पीरियड में देखें तो इस पीरियड के अंदर टैक्स कट्स हुए, राइट, और लोगों को टैक्स कट्स हुआ और सब्सिडीज दी गई। सो टैक्स कट होगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसा रहता है, वो डिमांड ज्यादा कर सकते हैं, डिमांड ज्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। सब्सिडीज भी है, उनके पास पैसा आता है किसी न किसी रूप में, या फिर कम प्राइस उनको देना पड़ता है, तो फिर भी उनके पास जो परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, तो डिमांड प्रेशर्स बढ़े। एंड दिस ऑल्सो लेड टू द हाई इन्फ्लेशन इन दिस पीरियड, राइट। हालांकि कुछ चीजें अपनाई गई, कुछ तरीके अपनाए गए कि जो फिस्कल स्टिमुलस हम दे रहे हैं। फिस्कल स्टिमुलस किस तरह से कहा जा रहा है? या तो टैक्सेस को कम कर दीजिए, या गवर्नमेंट सब्सिडीज बढ़ा दे, ये सब कम करने की भी चेष्टा करी गई। लेकिन ये जो कम करने की चेष्टा थी वो भी कम ही रही, हेजिटेंट रही। इसके पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं, बिकॉज कोई पार्टी आए और वो कह दे कि मैं अब टैक्सेस जो पहले सरकार ने कम करे थे अब वो मैं बढ़ा रही। इकोनॉमी के लिए क्या क्या नुकसान क्या फायदा वो अलग बात है, लेकिन इलेक्टोरली आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स भी मिली हुई है आपस में, ऐसे नहीं आप कोई और यही बात कि जो पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स से नहीं मिली हुई थी, यही आपने एक रीडिंग के अंदर देखा है। पल्परे बालकृष्ण की रीडिंग में वो कह रहे हैं कि नेहरूवियन एरा में पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स मिले हुए नहीं, आसान नहीं। राकेश मोहन जी कहते हैं कि आप अगर यह भी देखें तो 2008 से 10 के बीच में
ठीक है, फिस्कल स्टिमुलस भी दिया जाता था, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन रोड्स एंड पावर भी होता था। लेकिन उसके जो सब्सिक्वेंट पीरियड पे देयर वाज अ स्टीप डिक्लाइन इन द इन्वेस्टमेंट इन रोड्स एंड पावर। अगर रोड्स और पावर में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा कैसे? वो कम हुआ तो ग्रोथ कम हुई। अच्छा, फिस्कल स्टिमुलस, जब जब भी हम कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, क्या मतलब? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, वो किस रूप में बढ़ रहा है? सब्सिडीज के रूप में बढ़ रहा है। ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी किस रूप में? टैक्सेस कम हुए हैं। और ये तो अपने को पता ही है ना कि अगर आईएसएलएम मॉडल है आपका, फिस्कल स्टिमुलस है, फिस्कल एक्सपेंशन है, आईएस कर्व आगे की तरफ जाएगा। एंड क्योंकि एलएम कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, सो इट विल क्राउड आउट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पूरे अमाउंट से नहीं बढ़ता है इन्वेस्टमेंट। तो यहां भी यही हुआ, जो delayed and incomplete withdrawal of fiscal stimulus led to the crowding out of the private investment, right? So nominal interest rate बढ़े, nominal interest rate बढ़े तो corporate profitability कम हुई, interest rate के बढ़ने के साथ साथ investment कम होने लगी, higher nominal interest rate led to the fall in investment. ये सारे पॉइंट्स आपको डिटेल में लिखने पड़ेंगे रीडिंग्स को पढ़ के। आप सिर्फ यही 2 लाइनें नहीं लिख सकते। अगर एक क्वेश्चन मान लीजिए ज्यादा नंबर का आता है, आप ही सिर्फ ऐसे पॉइंट्स नहीं लिख के आएंगे, आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे रीडिंग में से। ये मैं आपसे बार बार आपको आगाह कर रहा हूं, इनको एज अ सब्सटीट्यूट नहीं लेना है रीडिंग्स के। यू विल हैव टू रीड रीडिंग, यू विल हैव टू मेक नोट साइड बाय साइड, ये करना ही करना है वो काम। करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ गया। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी इस पूरे के पूरे पीरियड में बढ़ गया। उसकी वजह से भी जो ग्रोथ के ऊपर असर था वह कम होने लगा, राइट? ग्रोथ पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने लगा। उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। उन्होंने कहा कि हमारी कंट्री में डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, और देवर ऑलमोस्ट द कंडीशन ऑफ नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स। तो लोगों को, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा था, आपको फिशर्स इक्वेशन से पता ही है, सो इट लेड टू द नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट। एंड लोगों को लगा कि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन गोल्ड है। ठीक, तो अगर सेफ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन गोल्ड है तो मुझे गोल्ड की आवश्यकता है, गोल्ड की डिमांड बढ़ी, गोल्ड के इंपोर्ट्स बढ़ गए। करंट अकाउंट डेफिसिट वैसे बहुत ही सिंपलेस्ट भाषा में हम कहते हैं, मान लीजिए नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो अगर एक्सपोर्ट्स कम हो जाए, इंपोर्ट्स बढ़ जाए, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो गोल्ड के इंपोर्ट्स बढ़े तो मेरे इंपोर्ट्स बढ़े, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा। ठीक है, जो वो लिखते हैं इनकम्प्लीट पास थ्रू ऑफ इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस टू डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस। कम हुए होंगे इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस, लेकिन हमारी कंट्री में फ्यूल प्राइसेस कम नहीं है। तो दिस ऑल्सो, और डिमांड तो है ही, फ्यूल की डिमांड हमेशा रहेगी, तो इंपोर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। ये वो रीजंस दे रहे हैं कि कैसे कैसे इंपोर्ट्स बढ़े, गोल्ड के इंपोर्ट्स बढ़े, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स बढ़े। ऑल ऑफ दिस लेड टू द करंट अकाउंट डेफिसिट प्रेशर्स, राइट? और फिर वो ये भी इस बात को भी दर्शाते हैं, वो ये कहते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो इस पीरियड में इंक्रीज नहीं हुए। सो बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा। ये कुछ रीजंस उन्होंने दिए, और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है तो ये पर्टिकुलरली इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा पीरियड नहीं माना गया। और दूसरा रीजन, उन्होंने एक और रीजन दिया कि जो डिसेलरेशन हुआ ग्रोथ में इस पीरियड के दौरान, वो था इंडस्ट्रियल ग्रोथ का डिसेलरेशन, राइट, सिंस 2011। तो अगर आप उसको पिछले पीरियड के साथ कंपेयर करें तो सिग्निफिकेंटली लोअर इंडस्ट्रियल ग्रोथ था हमारे इस पीरियड में। सो ये कुछ रीजंस थे कि डिसेलरेशन क्यों हुआ। वो लास्ट में एक पॉइंट कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप इसको देखें कि क्या होना चाहिए था इस पीरियड के अंदर कि ग्रोथ रहती, जो कि गोल्डन एरा में भी रही, अगर हमारी कंट्री में स्टेबल इन्फ्लेशन का एनवायरमेंट होता,
इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं 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 बढ़ी होती, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता, उसको वो इस रूप में लिखते हैं अप्रोप्रिएट कैपिटल अकाउंट मैनेजमेंट, राइट। और कैपिटल इनफ्लोज होते, कैपिटल आउटफ्लोज कम से कम होते, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में फोकस होता। तो इन चीजों की वजह से अगर ये रहती तो शायद इस पीरियड के अंदर भी ग्रोथ हो सकता। ये कुछ बातें इन्होंने कही। हम इस डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू बेटा।